नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी बाल भारती का एक और नया पाठ देखेंगे जो कक्षा 7वीं का पाठ है और इस पाठ का नाम है जादुई अंगूठी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसमें आपको संपूर्ण स्वाध्याय और पूरा व्याकरण भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पाठ को समझिए। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। तो मेधावी इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। मनसूबे इसका अर्थ है युक्ति, विचार या योजना। मुग्ध यानी प्रसन्न। शैतानी इसका मतलब होता है शरारत। और मस्त मौला जो एक बेफिक्र जिसे हम कह सकते हैं कि जो बेफिक्र होता है उसे मस्त मौला कहते हैं। और किस्म यानी प्रकार। तो ये पाठ 12 जादुई अंगूठी एक पाठ है और इसके आपने शब्दार्थ देखे। इन शब्दार्थों को आप आपकी कॉपी में लिखकर रख लीजिए। इसके पश्चात हम इसके मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं पाठ में, इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे, हम देखेंगे। तो पहला है कान पर जूं ना रेंगना। तो इसका मतलब होगा कुछ असर ना होना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। पिताजी चंदन को पढ़ने के लिए कह कर थक गए, पर उसके कान पर जूं तक ना रेंगी, यानी कुछ भी ध्यान ना देना इसका मतलब होता है, या कुछ भी असर ना होना। दूसरा है खुशी का ठिकाना ना होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा जन्मदिन पर मनचाहा उपहार देखकर अमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये वाक्यों में प्रयोग थे। इसके बाद में एक और प्रश्न है, निम्न वर्णन किनका है? आपको उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है। तो इसमें पहला है मेधावी छात्र कौन है? तो वो शेखर है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। दूसरा है ख नंबर का, साइकिल पर सवार होने वाला कौन था? तो वो चंदन था। चंदन को मूर्ख बनाने वाला कौन था? तो उसका मित्र पवन ही था। चमचमाती अंगूठी लाने वाले कौन थे? चंदन के पिताजी थे। और च वाला देखिए, बेसब्री से प्रतीक्षा करने वाले। तो बेसब्री से प्रतीक्षा करने वाले थे चंदन के माता पिता। और जो आखिरी का है छ, वो देखिए परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाला। तो परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाला या द्वितीय क्रमांक पाने वाला जो था वो विद्यार्थी चंदन था। तो इस प्रकार से इनके नाम लिखना है आपको सामने। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये भी आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद में विद्यार्थियों हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपको किताब में नहीं मिलेंगे, मन से ही तैयार किए हुए हैं। तो चंदन किस प्रकार का लड़का था? तो चंदन इसका उत्तर आएगा, चंदन एक खिलाड़ी था, साथ साथ वह मस्त मौला किस्म का लड़का था। तो कैसा था वो? खिलाड़ी भी था और मस्त मौला किस्म का था, जिसे कोई प्रकार की फिक्र नहीं रहती है, वो मस्त मौला किस्म का था। दूसरा प्रश्न देखिए, शेखर सदैव बाएं हाथ की अंगुली में क्या पहनता था? तो चंदन की कक्षा में जो लड़का पढ़ता था वह शेखर है, और वह शेखर सदैव बाएं हाथ की अंगुली में एक लाल नग वाली अंगूठी पहनता था। उसके बाएं हाथ की उंगली में क्या होती थी? अंगूठी रहती थी, और वो हमेशा लाल नग की थी, जिसे चंदन जादुई अंगूठी सोचता था। तो अब अगला प्रश्न देखिए, ई नंबर का, शेखर की लाल अंगूठी देखकर चंदन मन में क्या सोचता था? यानी चंदन के मन में क्या भाव जागते थे उसकी अंगूठी को देखकर? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, शेखर की लाल नग वाली अंगूठी को देखकर चंदन के मन में यह विश्वास बैठ गया था कि यह जादुई अंगूठी है। और इसी जादुई अंगूठी के कारण जो शेखर है वो हमेशा पढ़ाई में आगे रहता है, कक्षा में हमेशा अव्वल आता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो चंदन के मन में यह बात बढ़ गई थी, ये उसकी जो अंगूठी है ये जादुई है, इसी के कारण वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है।
अगला प्रश्न देखिए, चंदन का प्रिय खेल कौन सा था? तो चंदन का प्रिय खेल फुटबॉल था। उसे फुटबॉल जो था वो बहुत ही पसंद था। तो चंदन का प्रिय खेल फुटबॉल था। आपको हर प्रश्न अच्छी तरीके से कॉपी में लिखना है। चंदन को लाल रंग की अंगूठी किसने लाकर दी थी? तो इसका उत्तर आएगा, चंदन को लाल रंग की अंगूठी उसके पिताजी ने लाकर दी थी। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अंगूठी पहनने का चंदन पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी उसके पिताजी ने जो उसे लाल रंग की अंगूठी लाकर दी थी, क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि चंदन के पास जादुई अंगूठी है तो मुझे भी इस प्रकार की अंगूठी चाहिए। तो जब उसने ये अंगूठी पहना, उसके पिताजी के द्वारा लाई हुई अंगूठी पहनने पर चंदन की सारी कमियां धीरे धीरे दूर होने लगी थी और वह मन लगाकर पढ़ने लगा था। तथा अध्यापकों के प्रश्न का भी उत्तर देने लगा था। यानी पिताजी ने उसे झूठ ही झूठ कह दिया कि यह जादुई अंगूठी है, और उसे लगा कि अब मैं जादुई अंगूठी पहनकर मैं भी कक्षा में प्रथम आऊँगा। इसके बाद प्रस्तुत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास निरर्थक है तथा हमें अपनी मेहनत पर ही विश्वास करना चाहिए। अंधविश्वास के भरोसे हमको नहीं बैठना चाहिए। तो बच्चों, हम अगला प्रश्न इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, इसमें 4 शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गिलास, सिक्के, बुढ़िया और कलाकार। तो सुनो तो ज़रा, इसके अंतर्गत यह प्रश्न है, इन शब्दों का प्रयोग करना है हमें और हमको एक नई कहानी की रचना करनी है, नई कहानी का सृजन करना है आपको। आपके अनुसार भी कोई भी कहानी बना सकते हो और आपके मन से कहानियों को लिख सकते हो, लेकिन उस कहानी के अंदर ये 4 शब्द आना ज़रूरी है। तो मैंने भी एक कहानी आपके लिए यहाँ पर बनाया हूँ, तो आप ये कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके अनुसार भी कोई कहानी की रचना कर सकते हो। तो कहानी सुनिए। राजा अमरसेन एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। एक दिन वे जब शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार का पीछा करते करते वो रास्ता भूल गए। यानी एक शिकार के पीछे लगे और वहाँ शिकार इतना आगे निकल गया कि उसके साथ साथ वो भी आगे निकल गए और वो अपना रास्ता भूल गए थे और बहुत दूर निकल गए। जब उनका जो जंगल में चले गए अंदर, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे, तभी उन्हें वहाँ पर एक गांव दिखाई दिया और गांव के ही बाहर एक छोटी सी वहाँ पर झोपड़ी दिखाई दी। तो उन्हें धूप से बहुत व्याकुल हो गए थे, वो बेचैन हो गए थे। तो प्यास से बेचैन राजा अमरसेन झोपड़ी के पास गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर झोपड़ी है तो निश्चित रूप से यहाँ पर पानी भी मिल सकता है। तभी राजा को देखकर वहाँ पर झोपड़ी में से एक बुढ़िया बाहर निकल कर आई और तभी राजा ने उसे अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूँ और उसे अपनी पानी के लिए याचना की, पानी के लिए प्रार्थना की। तब बुढ़िया अंदर गई और एक लोटा और गिलास भरकर पानी ले आई और राजा को पानी भी पीने के लिए दिया। तब राजा ने पानी पिया और अच्छी तरीके से वो तृप्त हो गए और उन्होंने एक प्रकार से राहत महसूस की। जब हमें बहुत प्यास लगती है तो हमें जब पानी वगैरह मिल जाए गर्मी के समय में तो हमको कैसा लगता है, बहुत राहत महसूस होती है। तो राजा को भी काफ़ी राहत महसूस हुई। तभी राजा की नज़र जो थी वो आंगन में रखे हुए कुछ खिलौनों पर गई जो मिट्टी के बने हुए थे और बहुत ही सुंदर एवं जीवंत प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लगता था मानो वो कि सामने साक्षात बैठे हों खिलौने। राजा ने खिलौने बनाने वाले कलाकार की बहुत तारीफ़ की और बुढ़िया से उस कलाकार के बारे में पूछा कि ये किसने बनाए हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये तो मेरे बेटे ने ये मूर्तियाँ बनाई हैं, लेकिन वो अभी किसी काम से शहर के बाहर गया है, इसलिए मैं आपसे उसे नहीं मिला सकती। राजा ने उन खिलौनों की बहुत तारीफ़ की क्योंकि उसे बहुत पसंद आ गए थे और उन्होंने कुछ खिलौने अपने पास में रख लिए घर ले जाने के लिए, महल में ले जाने के लिए, और बुढ़िया को उसके बदले में कुछ सोने के सिक्के दिए और सिक्कों से भरी हुई थैली भी भेंट कर दी तथा उस बुढ़िया का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया कि आपने हमारी प्यास बुझाई। और इस प्रकार से वो जो राजा थे वो अपने राज्य को लौट गए। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, यहाँ पर शब्द पहेली
आपको यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें कुछ बाएं से शब्द है और कुछ दाएं से शब्द है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार पहेलियाँ होती हैं। इसको हल करने से हमारा जो शब्दों का जो अर्थ वगैरह का ज्ञान है, हम शब्दों के अर्थ का ज्ञान हमारा बढ़ता है। तो इसे आप पूरा लिखिए। जैसा पहले है देखिए, मैं एक दो बता देता हूँ, फिर आप पूरा इसमें देखकर लिख सकते हैं। तो पहला है जुगाली करना। तो जब पशु या पक्षी जो पक्षी होते हैं, पशु जो होते हैं गाय भैंस वगैरह, तो बैठकर मुंह चलाते हैं, उसे जुगाली करना कहते हैं। तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे? पगुराना। तो यहाँ पर पगुराना 4 अक्षरों में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पहला अक्षर प से शुरू होता है, तो हमको इसको ऊपर से नीचे भी देखना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे है हवा। तो हवा को ऊपर से नीचे हम क्या कहेंगे? हम इसे देख सकते हैं। तो हवा को हम पवन कहते हैं। तो पगुराना में पवन, और यहाँ पर पगुराना लिखा हुआ है। उसी प्रकार से छठवा देखिए, यहाँ पर न से छूटा हुआ है, तो हमको छठवा बाएं से दाएं देखना पड़ेगा। तो इसमें छठवा है छोटी। तो छोटी यानी नन्ही। इस प्रकार से आप पूरे शब्दों को पढ़िए। तीसरा है उदय, है ना? उगना यानी उदय होता है। अनेक प्रकार के यानी विभिन्न होता है। तो भारत का राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा है। इस प्रकार से आपको सभी अक्षरों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, पहले से बाएं से दाएं वाले और ऊपर से नीचे वाले। अब यदि हमको कोई शब्द का समझ में आ रहा है और हमने लिख लिया, लेकिन वो ऊपर से नीचे वाले अक्षर में नहीं मिल रहा है, तो हमको उसी के प्रकार का एक दूसरा शब्द देखना पड़ेगा, उसी के अर्थ का दूसरा शब्द देखना पड़ेगा जो उससे मैच खाता हो, उससे मिलता हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ऊपर से नीचे देखिए, पहला हवा देखा हमने, पवन। दूसरा देश यानी राष्ट्र हो गया है। और तीसरा देखिए प्रगति यानी उन्नति है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और चौथा देखिए प्रशंसा का गीत यानी यशोगान हम कह सकते हैं उसे। उसके बाद में सातवां देखिए, तो व्यवसाय करने वाला कौन होता है? तो व्यवसायी होता है। तो शरीर यानी तन, हम तन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों को हम देख सकते हैं। तो आप इस पहेली को आपकी कॉपी में उतार लीजिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद में भाषा की ओर का अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के युग्म ढूंढो और इनका वाक्यों में प्रयोग करते हुए उचित वाक्य कॉपी में लिखो। तो आपको वाक्य कॉपी में बना लेना है। मैंने आपको जैसा चहल है उसका युग्म शब्द होगा यानी रेमिंग वर्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो हिंदी में युग्म कहेंगे उसे। तो चहल का पहल होगा, अड़ोस का पड़ोस होगा, टेढ़ा का मेढ़ा है, जीवन इसका मृत्यु होगा, चढ़ाव का उतार होगा, और चाल का चलन होगा, ज्वार का भाटा होगा, और लेन का देन होगा। तो आप इस प्रकार से इनके वाक्य भी बना सकते हैं एक एक। जैसा गांव में बहुत चहल पहल थी, और भी कई शब्द आप ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न देखिए, स्वयं अध्ययन का है। तो इसमें एक प्रश्न है, तुम्हें कौन से खेल पसंद हैं? उनके बारे में दिए गए मुद्दों के आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करो। तो ये आप कक्षा में चर्चा कर सकते हैं, या आप अपने पसंद के खेल के बारे में अपनी कॉपी में मन से लिख सकते हैं। अब जैसा मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, किसी खेल का नाम देखिए। तो सबसे पहले खेल का नाम हमने समझ लो क्रिकेट ले लिया। इसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या है? तो खिलाड़ियों की संख्या इसमें 11 होती है। 2 टीम खेलती हैं और हर टीम में 11-11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। खेल का मैदान आप सभी को पता है, 22 गज की पिच होती है और उस पिच के ऊपर खेल खेला जाता है। खेल की विधि क्या है? तो क्रिकेट खेल की विधि मालूम है आपको। एक जो टीम होती है वो बॉलिंग करती है और दूसरी टीम बैटिंग करती है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में, खेल के बारे में पूरा विस्तारित रूप से लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, बताओ तो सही, किसी अंतरशालेय स्पर्धा के उद्घाटन समारोह का सूत्र संचालन कैसे करोगे? अगर कोई अंतरशालेय स्पर्धा हो रही है तो उसका सूत्र संचालन करना है, तो आपको माइक पर जैसा संचालन वगैरह जो लोग करते हैं उनकी प्रकार से देखकर उसी प्रकार से आप भी कर सकते हो। जैसे जो स्पर्धा है उसका नाम लो, उसके अतिथि कौन हैं और वो स्पर्धा का महत्व क्या है, ये सब आप माइक पर बोल सकते हैं। उस स्पर्धा के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी दे सकते हैं। तो इसे हम संचालन करना कह सकते हैं। ये आपको स्वयं भी करना होगा।
उसके बाद में निम्न व्यक्तियों की सफलता संबंधी जानकारी पढ़ो। तो जो व्यक्ति हैं जैसे शिक्षाविद, जो शिक्षा के बारे में जिनको काफ़ी ज्ञान है, जो शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें शिक्षाविद कहा जाता है, जो शिक्षा के प्रति पूरे रूप से समर्पित हैं। जैसे हम शिक्षाविद के एक देख सकते हैं, प्रेमचंद जी के बारे में देख सकते हैं, लेखक हैं वो और शिक्षाविद भी हैं एक प्रकार से। तो उनके बारे में हम पूरा उनका वृत्तांत देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सफलताएं प्राप्त की हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, उनके बारे में भी आप पूरा विस्तारित रूप से जान सकते हैं। उनकी सफलता का राज कैसा है, उन्होंने किस प्रकार से कठिन संघर्ष किया उनके जीवन में और किस प्रकार से वो सफल हुए, ये सब जानकारी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, ताकि हमारे और भी जो अन्य आने वाले वीडियो हैं उसकी लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप यदि किसी अन्य विषय पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइए। आपकी हम इच्छा पूरी करेंगे और आपके विषय के अनुसार वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।